हाँ साथियों नमस्कार। गौतम में सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा जो फरवरी में होना है उसमें भारतीय इतिहास के गुप्त साम्राज्य के विषय बताएंगे। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबा के ऑल पर कर लीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको पहुंचता रहे और आपकी तैयारी में मदद करता रहे। तो इस शुभकामनाओं के साथ हम आपको भारतीय इतिहास से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण विषय सब पर चर्चा कर लेंगे। आप अपनी तैयारी में यह आपके सहयोगी सिद्ध होगा और ज्यादातर प्रश्न हमको संभावना जो भी इतिहास से पूछे जाएंगे यहाँ से आ जाएंगे। तो आप हमको लाइक करिए हमारे वीडियो को, कमेंट में जरूर बताइए कोई समस्या है या कुछ और चीज बताने की आवश्यकता है तो उसको आप जरूर बताइए, जरूर उस पर ध्यान दिया जाएगा। तो आज मुख्य रूप से हम आपको गुप्त साम्राज्य, देखिए भारतीय इतिहास से चर्चा कर ले कि जो सामान्य ज्ञान का पेपर होना है, सामान्य ज्ञान के पेपर से 37-38 प्रश्न जो आने हैं उसमें हम क्रम से आपको देना शुरू किए इतिहास का। लगभग आज हम एंशिएंट का लगभग अंतिम वीडियो देंगे, इसके बाद मध्यकालीन भारत, क्योंकि देखिए समय कम है और सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो उस हिसाब से हर चीज को मतलब जहां से प्रश्न बनते हैं सब पे चर्चा करना जरूरी है। तो मुख्य रूप से करंट का भी 2-3 वीडियो हमारा पड़ा हुआ, उसको भी आप पढ़ते रहिए, जो भी कुछ है उसको आप पढ़ते रहिए, कुछ और वीडियो आपको हम देंगे। और इन सबसे मुख्य चीज ये समझिए कि जीएस, रीजनिंग, मैथ, हिंदी जो कुछ डेली पढ़ते रहिए, मैथ रीडिंग प्रैक्टिस करते रहिए, हिंदी पढ़ते रहिए, जीके जो भी आप जीएस जहाँ से पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए। हमारा इतिहास खत्म भूगोल, इस तरह से जहाँ तक अधिक से अधिक वीडियो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। पूरा महीना जनवरी अभी है। तो आज हम गुप्त साम्राज्य हम आपको इसमें बता चुके हैं पाषाण काल, सैंधव काल, वैदिक काल, 16 महाजनपद, मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य। देखिए एंशिएंट हिस्ट्री बहुत लंबा है, 5-6 वीडियो में इसको हम इसलिए कि 1-2 प्रश्न 3 प्रश्न इससे बनने हैं, कितने से संभावनाएं हो जाएगी आपको। तो गुप्त साम्राज्य देखिए यह बहुत महत्वपूर्ण है और प्राचीन भारत में प्रश्न बनता है तो यहां से प्रबल संभावना रहती है। तो गुप्त साम्राज्य का उदय जो हुआ, देखिए गुप्त साम्राज्य का उदय, इसको ध्यान से समझिए कि गुप्त साम्राज्य का उदय कब हुआ। देखिए क्वेश्चन आंसर टाइप का हम आपको कुछ वीडियो देंगे, उसमें आप प्रश्न रहेगा, जैसे प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रश्न रहेगा, जो टॉपिक पढ़ाए हैं जो नहीं, और वीडियो इस तरह से। तो उसमें आप लेकिन कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो कुछ चीजें अपने आप आसानी से और क्लियर हो जाती हैं। उदय 3री शताब्दी के आसपास हुआ, क्योंकि 3री शताब्दी में हुआ। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गुप्त वंश का उदय किस शताब्दी में हुआ। 3री शताब्दी में। कहाँ हुआ? कौशाम्बी में, प्रयागराज, कौशाम्बी जिला आप जान रहे हैं, कौशाम्बी कौशाम्बी में। एक क्वेश्चन आप एकदम समझ लीजिए कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है, 2 प्रश्न। कौशाम्बी कहाँ? प्रयाग। अगर विकल्प में कौशाम्बी, प्रयाग, इलाहाबाद कुछ भी है उस हिसाब से आप हल कर लीजिएगा। तो गुप्त साम्राज्य का होता है 3री शताब्दी में कौशाम्बी में हुआ। कौशाम्बी वही प्रयाग के निकट। और इसमें 2 प्रश्न, 3री शताब्दी और कौशाम्बी, प्रयाग के निकट। हमारा जो इलाहाबाद प्रयागराज बन गया उसी के निकट कौशाम्बी है, वहां हो। अब आप समझिए कि यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 2 चीजें आपको 3री शताब्दी, यह है 3री शताब्दी से, और यहाँ से कौशाम्बी, कहाँ? प्रयाग के निकट। अब इसके बाद सबसे मुख्य प्रश्न आता है कि गुप्त वंश के संस्थापक। पहला इसमें संस्थापक आप समझिए श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ये संस्थापक थे किसके? गुप्त वंश के। ये भी प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और इसके बाद नंबर दूसरी चीज, इनके उत्तराधिकारी घटोत्कच, ये श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी थे। श्रीगुप्त के बाद इसको आप जानते चलिए कि संस्थापक पूछता है श्रीगुप्त,
यहाँ से प्रश्न ज्यादा बनने की संभावना नहीं रहती। घटोत्कच श्रीगुप्त के बाद हुए, ये उसके उत्तराधिकारी थे। उसके बाद जो है सब फिर आते हैं जहां से प्रश्न बनता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपके प्रश्न बनने की संभावना रहती है। अब देखिए चंद्रगुप्त के चक्कर में आप कंफ्यूज मत होइए। चंद्रगुप्त मौर्य आता है तो मौर्य वंश के संस्थापक थे, और चंद्रगुप्त बाद मौर्य नहीं लगता है, प्रथम द्वितीय इस तरह से है तो गुप्त वंश के हैं। बस चंद्रगुप्त नाम से आप कंफ्यूज नहीं होना है कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। उसके विषय में बता चुके मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त के मौर्य वंश के संस्थापक थे, और जब चंद्रगुप्त बाद प्रथम द्वितीय इस तरह से आएगा तो ये समझ लीजिए गुप्त वंश के शासक है। तो आपको चंद्रगुप्त कंफ्यूज नहीं होना है। चंद्रगुप्त मौर्य लग गया तो मौर्य वंश के संस्थापक थे। और यदि मौर्य नहीं लगा है, चंद्रगुप्त प्रथम द्वितीय इस तरह से विकल्प जरूर रहेगा तो गुप्त वंश के संस्थापक है। यहाँ से प्रश्न बनता है। और इस जो है कि गुप्त वंश के महान सम्राट थे। गुप्त वंश के सबसे महान सम्राट इन्हीं को माना गया है, महान सम्राट थे सबसे मुख्य। और ये कब गद्दी, यहाँ तिथि पूछी जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर कब बैठे? 1320 ईस्वी में। 1320 ईस्वी में गद्दी पर बैठे, ये भी प्रश्न है, गद्दी पर बैठे। अब एक चीज और आप समझिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि महान थे तो तिथि पूछी जा सकती है कि श्रीगुप्त हुए, घटोत्कच हुए, चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर कब बैठे, क्योंकि यही से गुप्त साम्राज्य का और उत्थान हुआ। कला के क्षेत्र में स्वरूप माना गया भी, हम आपको बताएंगे। गुप्त 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठे, और इन्होंने उपाधि, इनका एक प्रश्न बनता है कि कौन सी उपाधि लिए थे, तो महाराजाधिराज। महाराजाधिराज। जब कोई शासक गद्दी पर बैठता है तो उपाधि लेता है, या कोई अच्छा कार्य करता है शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, तो उस हिसाब से वहाँ के जो दरबारी लोग थे उनकी एक उपाधि देते हैं कि आप बहुत अच्छा काम किए हैं, और उनको उपाधि दी जाती है कि इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि ली। और इनका सबसे इम्पोर्टेंट इन्होंने गुप्त संवत चलाया था। गुप्त संवत 319 से 320, 319 से 320 ईस्वी तक ये इनका गुप्त संवत का कार्यकाल है। ये समझिए कि इसकी शुरुआत, गुप्त संवत की शुरुआत जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी 319-320 ईस्वी से। ये पूछा जाता है कि गुप्त संवत किसके द्वारा चलाया गया है, तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। और कब इसकी तिथि है, तो 319 से 320 ईस्वी तक। ये संवत आप समझ लीजिए कि मोटा मोटा बता दें, इस पर एक हम वीडियो बनाएंगे, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी है और जानकारी के लिए भी आपके लिए है। जैसे विक्रम संवत, जैसे आप जान लीजिए मोटा मोटा, विक्रम संवत जो है ये 57 BC बिफोर क्राइस्ट होता है। उसके बाद शक संवत चला, ये 78 AD होता है, एंडोडुमनी होता है। फिर उसके बाद गुप्त संवत चला। गुप्त संवत जो है 319 से 320 ईस्वी हो गया, BC हो गया, 320 BC हो गया। तो इस हिसाब से हम आपको जो है एक वीडियो देंगे, इसमें शक संवत, विक्रम संवत, गुप्त संवत, एक लक्ष्मण संवत भी होता है, तो उस सब के विषय में आपको चर्चा करेंगे। और अब वर्तमान में कभी कभी देखिए कौन सा संवत चल रहा है, जैसे विक्रम संवत है तो वर्तमान जैसे 2024 चल रहा है, तो कौन सा विक्रम संवत होगा, शक संवत होगा, कैसे निकाला जाता है, इसके लिए हम बहुत जल्दी आपको एक वीडियो उपलब्ध कराएंगे, इससे आपको आसानी हो जाएगी। तो गुप्त संवत की स्थापना शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त
ने। और यहां से मुख्य रूप से जो है प्रश्न, उपाधि और गुप्त संवत, यहां से प्रश्न बन सकता है और इसको आप ध्यान से समझिए रहिए। और उसके बाद जो है चंद्रगुप्त प्रथम से गुप्त साम्राज्य का बहुत ज्यादा विस्तार होता है। और उसके बाद जो है महान शासक समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त। क्रम भी पूछ सकता है कि घटोत्कच के बाद शासन किसने किया, तो क्रम से श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त। इनकी ज्यादातर उपाधियां पूछी जाती है। और ये कई विजय किए थे, कई युद्ध जीते थे, इसलिए भारत का नेपोलियन, एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त को, इनकी अन्य उपाधि को कविराज भी कहा जाता है, इनके समय में हर्षेन कविराज भी कहा गया है, विक्रमांक भी कहा गया है। ये सब इनकी उपाधियां थी। भारत का नेपोलियन, कविराज, विक्रमांक, अश्वमेधकर्ता, ये चार उपाधियां अगर पढ़ना, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को, कविराज के पास समुद्रगुप्त को, विक्रमांक के पास समुद्रगुप्त को, अश्वमेधकर्ता के पास किसके समुद्रगुप्त, यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है। और इसमें एक चीज और जान लीजिए कि ये विष्णु भगवान के बहुत भक्त थे, विष्णु के उपासक थे। ये भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है कि समुद्रगुप्त किसके उपासक थे? विष्णु के। गुप्त साम्राज्य ज्यादातर वैष्णव या विष्णु के उपासक थे। और इनका जो है यहाँ के प्रश्न एक बार पूछा गया किसी एग्जाम में, किसके उपासक थे? विष्णु के। और इनके दरबारी थे, मुख्य रूप से आप समझिए कि इनके हरिसेन, इनके दरबारी, कभी एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इनके दरबारी कौन थे? हरिसेन। हरिसेन प्रयाग प्रशस्त की रचना की थी, ये भी प्रश्न बनता है, प्रयाग प्रशस्त की रचना। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रयाग प्रशस्त की रचना किसने की थी? हरिसेन। हरिसेन किसके दरबार में थे? समुद्रगुप्त के। प्रयाग प्रशस्त की रचना किसके शासनकाल में की गई थी? समुद्रगुप्त के। और यह है कहाँ? प्रयाग, इलाहाबाद या कौशाम्बी के आसपास। इलाहाबाद प्रयाग ये विकल्प रहेगा। तो इनसे जो क्वेश्चन पूछेगा, किसके उपासक थे? विष्णु के। भारत का नेपोलियन किसको कहा गया? समुद्रगुप्त को। इनकी उपाधि कविराज, विक्रमांक, अश्वमेधकर्ता। और हर्षेन किसके दरबार में थे? समुद्रगुप्त के। प्रयाग प्रशस्त की रचना किसके शासन काल में की गई? समुद्रगुप्त के। कौन किया? हर्षेन। ये ध्यान से समझते चलिए। और उसके बाद श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त। और उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, बचवा शासक चंद्रगुप्त द्वितीय सेकंड। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए आप बताएं कि यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के थे, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रथम द्वितीय इसलिए लगा दिया था किसी चंद्रगुप्त नाम से प्रथम शासक हुए और फिर बाद में हुए, किसी कंफ्यूजन ना हो। प्रथम जैसे दो चीजें, फर्स्ट और सेकंड। और इनके समय में सबसे महत्वपूर्ण जो पूछा जाता है, चीनी यात्री फाहियान भारत आए थे। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि चीनी यात्री फाहियान का भारत आए थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। और सबसे एक और ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि शकों के विजय, शक ये भी एक सम्राट थे। शकों के विजय के उपलब्ध हुए। शकों के विजय का श्रेय किसको है? चंद्रगुप्त द्वितीय के। विजय के लिए इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे।
ये प्रश्न चांदी के सिक्के चलाए थे। अब आप समझिए कि शकों के विजय के संबंध में ये चांदी के सिक्के चलाए थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि शकों का विजय किसके शासनकाल हुआ था? चंद्रगुप्त के। और ये भी प्रश्न बनेगा कि शकों का विजय किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त। और शकों के विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? चंद्रगुप्त। हम आपको एकदम पॉइंट व्यू से बता रहे हैं कि परीक्षा में क्या चीजें आपके लिए उपयोगी हो सकती है। बाकी गुप्त साम्राज्य पढ़ाएं तो कम से कम 3 दिन पढ़ाना पड़ेगा। शासक, इनकी और मुख्य बातें, फिर इनका कला, इनकी संस्कृति, इनके महत्वपूर्ण शब्दावली, इस तरह से बहुत चीजें हैं। लेकिन इतने से आपको कार्य हो जाने की संभावना प्रबल है। और उसके बाद कुमारगुप्त, मेन शासक और उनके समय में मुख्य बात है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त से जो ज्यादा प्रबलता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय बहुत चर्चा में रहता है। इसकी स्थापना कुमारगुप्त, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। आप समझिए, पर बनता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस साम्राज्य में हुई थी? तब तो गुप्त साम्राज्य में। और किसके द्वारा की गई थी? कुमारगुप्त के। ज्यादातर यही प्रश्न आता है। और कुमारगुप्त के बाद आते हैं शासक स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त के बाद जो है स्कंदगुप्त। देखिए, कुमारगुप्त, नालंदा विश्वविद्यालय, इसके पूछे जाने की संभावना रहती है। और स्कंदगुप्त, इन्हीं के समय हूणों का आक्रमण हुआ था। हूण साम्राज्य भी था, जिसे शकों का आक्रमण चंद्रगुप्त के समय हुआ था। इन्होंने विजय करके चांदी सिक्के चलाई थी। यह प्रश्न होता है हूणों का आक्रमण। हूणों का आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो आप लगाइएगा स्कंदगुप्त के समय में। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। और एक क्वेश्चन यहां से और बनता है कि गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील, एक झील है सुदर्शन झील। कहाँ है? गिरनार पर्वत पर। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। जीर्णोद्धार या पुनरुद्धार भी कर सकते हैं। जीर्णोद्धार, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसके द्वारा कराया गया था? तो स्कंदगुप्त के। ये भी दो प्रश्न याद रखता। हूणों का आक्रमण किसके समय हुआ था? स्कंदगुप्त के। और सुदर्शन झील का, सुदर्शन झील है, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार या पुनरुद्धार किसके द्वारा किया गया था? स्कंदगुप्त के समय में। तो ये सब चीजें आपकी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद इनके अंतिम शासक भानुगुप्त थे। भानुगुप्त ये गुप्त वंश के अंतिम शासक थे। ये भी अपने गुप्त के अंतिम शासक थे। ये भी अपने आप में एक प्रश्न भी है, अंतिम शासक। अब आप समझिए कि भानुगुप्त जो है ये अंतिम शासक थे किसके? गुप्त वंश के। और यहां से भी एक प्रश्न बन सकता है। तो आप समझिए, इस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं कि यदि गुप्त वंश के संस्थापक पूछे तो श्रीगुप्त उत्तराधिकारी घटोत्कच और चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के महान सम्राट इन्हीं को माना जाता है। और 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठे, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। 319-320 में गुप्त साम्राज्य का इन्होंने प्रारंभ किया। उसके उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम के समुद्रगुप्त विष्णु उपासक थे। भारत का नेपोलियन कहा गया है। कविराज विक्रमांक अश्वमेध कर्ता गोपाल लिए हैं। हर्षवर्धन इनके दरबारी थे। प्रयाग प्रशस्त की रचना की।
और चंद्रगुप्त द्वितीय चीनी यात्री फाहियान आया था। शकों के विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने चांदी के सिक्के चलवाए थे। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्कंदगुप्त घोड़ों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ था। गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था और भानुगुप्त अंतिम शासक। और इसके बाद आप समझिए कि कुछ प्रश्न और बनने की संभावना रहती है, उस पर चर्चा करते हैं। कुछ मंदिर भी पूछे जाते हैं, गुप्तकालीन कहाँ है, उसमें 2 मंदिर यूपी में है। पहला क्वेश्चन आप समझिए, यह बनता है कि मंदिर बनाने की कला की शुरुआत कब हुई? मंदिर बनाने की कला की शुरुआत कब, किसके शासनकाल में हुई? तो इसका आंसर आप दीजिएगा गुप्त काल। अगर प्रश्न बनता है कि गुप्त देगा, मौर्य देगा या और कोई सम्राट देगा, आपको याद रखना है कि मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल कहा जाता है। अब आप ये समझिए, अगर क्वेश्चन बनता है कि मंदिर बनाने की कला की शुरुआत गुप्त काल में हुई, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा गया है। यह भी पूछा जाए भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, तब भी आप गुप्त काल ही लगाइएगा, गुप्त साम्राज्य लगाइएगा। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, इससे प्रश्न बन सकता है। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हम आपको केवल क्वेश्चन ही दे देते, लेकिन उससे कॉन्सेप्ट सेट नहीं हो पाता है। अब इसको प्रश्न जब हम बता रहे हैं, चाहे नोट कर लीजिए, 2 बार वीडियो सुन लेंगे तो क्वेश्चन इसी से जो आएगा उससे आपका काम आसानी से हो जाएगा। और गुप्तकालीन कुछ मंदिर है जो महत्वपूर्ण मंदिर है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि मंदिर कहाँ पर है, और प्रश्न में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, मंदिर और स्थान। इसमें 2 उत्तर प्रदेश में है, खास तौर से उसको याद कर लीजिए और पूछा भी जाएगा। सबसे पहले ज्यादातर लोग जानते भी हो सकते हैं जो पहले से पढ़ रहे हैं, दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर ये गुप्तकालीन मंदिर है। ये कहाँ है? देवगढ़। देवगढ़ कहाँ है? झांसी। देवगढ़ झांसी में। देवगढ़ झांसी, हमारे झांसी उत्तर प्रदेश में। हमारे उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के देवगढ़ स्थान पे जब प्रश्न पूछेगा, इस तरह पूछेगा कि दशावतार मंदिर कहाँ है, तो उसमें ऑप्शन रहेगा देवगढ़ झांसी, या और 4 ऑप्शन रहेंगे। या झांसी नहीं लिखे रहेगा, केवल देवगढ़ ही लिखा रहेगा, या देवगढ़ नहीं लिखे केवल झांसी लिखा रहेगा। तो और यूपी के कुछ अन्य स्थान दिए रहेंगे। या इस तरह दे सकता है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, इस तरह से तब कोई प्रदेश वाइज नाम देगा। तो आपको देवगढ़ झांसी यूपी याद रहेगा तो दिक्कत नहीं होगी। और भीतरगांव का मंदिर, ये भी गुप्तकालीन है। भीतरगांव का मंदिर, ये भी जैसे दशावतार है वैसे भी है। इसका स्थान क्या है? भीतरगांव। स्थान का नाम भी भीतरगांव है, लेकिन जब आप विकल्प देगा तो कानपुर में है। कानपुर उत्तर प्रदेश में है। इसको आप जानते रहिए। ये जब क्वेश्चन देगा तो ऑप्शन में कानपुर, बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद, उज्जैन इस तरह से देगा, या उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड इस तरह दिए, तब भी आपको दिक्कत नहीं होगी। दशावतार देवगढ़ झांसी यूपी में है, भीतरगांव कानपुर में है। ये महत्वपूर्ण 2 मंदिर हैं जो हमारे यूपी में है, कुछ एमपी में भी है
दो तीन मंदिर चर्चा कर लेते हैं। इन दोनों को आप बहुत अच्छे से समझिएगा। एक है विष्णु मंदिर, विष्णु मंदिर ये एमपी में है, तिगुमा में एक स्थान है तिगुआ, तिगुआ मध्य प्रदेश में। मान लीजिए पूछी है गुप्तकालीन की मंदिर है, लेकिन आप दोनों दशावतार भीतर गांव। और शिव मंदिर, शिव मंदिर भूमस ये भी एमपी में है। विष्णु मंदिर, शिव मंदिर और पार्वती मंदिर नैना कुठार एमपी में, नैना कुठार ये भी एमपी में है। तो विष्णु मंदिर तिगुमा एमपी में है, शिव मंदिर भूमस एमपी में है, पार्वती मंदिर नैना कुठार एमपी में। इस तरह जब तीनों देगा तो मध्य प्रदेश ऑप्शन में रहेगा, तिगुमा एमपी या यूपी या इस तरह से दिक्कत नहीं होगी आपको। मध्य प्रदेश आपको पता होना चाहिए। और ये दोनों मंदिर काफी इंपॉर्टेंट है, एक दशावतार मंदिर और एक भीतरगांव मंदिर। ये दोनों मंदिर आपका दशावतार और भीतरगांव, एक झांसी में है, एक कानपुर में है, उत्तर प्रदेश के ही दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं। तो ये रहा आपके गुप्त संबंधित संस्कृत के शासन मुख्य बातें। तो हम प्राचीन इतिहास में लगभग आपको काफी कुछ बता चुके हैं। और इसके बाद हमको लगता है कि हमको मध्यकालीन मानना चाहिए, क्योंकि आपको पाषाण काल, सैंधव काल, वैदिक, 16 महाजनपद, गुप्त, मौर्य और गुप्त। अब इसके बाद जैसे गुप्तोत्तर है, मौर्योत्तर शासक है शक, कुषाण, पहलव और कई दक्षिण भारत साम्राज्य के विषय में बताया गया। तो उतना डीप जानने के लिए हमको लगता है अपनी भर्ती में आवश्यकता नहीं है। हम आपको मध्य, फिर आधुनिक में कुछ क्वेश्चन और इस तरह से महत्वपूर्ण चीजें भूगोल में और इन चीजें में आपको दिया जाएगा। पूरी तन्मयता के साथ आप पढ़ते रहेंगे, समय निकाल के थोड़ा देख लेंगे तो इससे जो टॉपिक प्रश्न बनेगा आधा घंटा भी समय दे लेंगे या लिख ही लेंगे तो आपको इतिहास का लगभग काम फाइनल हो जाएगा, जो भी प्रश्न आएगा। क्योंकि हर जगह से आपको थोड़ा थोड़ा प्रश्न करना होगा, तभी आपका काम बन पाएगा। तो जय हिंद, जय भारत।